This program is co-sponsored by MMR Group, present 52nd Avenue Project. MMR Group, building beyond excellence. शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ. Urban Woods, inspired by your dreams. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। द डिबेट में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सियासी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। शुक्रवार को द डिबेट में हमने इस बात की आशंका जताई थी द डिबेट में कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमित शाह का दौरा बहुत उथल पुथल लाने वाला है। विपक्ष में टूट के बड़े संकेत हैं। इन सब विषयों पर हमने शुक्रवार को चर्चा की थी और शनिवार की सुबह ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि समाजवादी पार्टी से 2 और बीएसपी से 1 एमएलसी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे इंटरनल इन्फॉर्मेशन ये है कि करीब 8 एमएलसी विपक्ष के वो इस्तीफा देने को व्याकुल तैयार बैठे हैं, एकदम तैयार बैठे हैं। बस बीजेपी की तरफ से सिग्नल मिल जाए, आज वो अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति तक पहुंचाएंगे। लेकिन बीजेपी ने क्या मैनेजमेंट किया और आगे स्ट्रेटजी क्या है, ये शुक्रवार को हमने आपको बताया। लेकिन अब उसके आगे बताते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की आगे की क्या स्ट्रेटजी है। 3 का ही इस्तीफा कराया, बाकी 5 को क्यों रोका गया, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी, वो किस समय पत्ते खोले जाएंगे और वो 5 कौन लोग हैं। समाजवादी पार्टी से हैं, सुना जा रहा है कि कांग्रेस से भी कुछ लोग संपर्क में हैं, बीएसपी के भी एमएलसी हैं उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी के इन सब के करने के पीछे मकसद क्या है? क्या पार्टी का मनोबल बढ़ाना है, वो तो वैसे ही बहुत बढ़ा हुआ है, या फिर उन्हें जिन्हें मंत्री बनाया गया है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनका एडजस्टमेंट पार्टी चाहती है, या फिर सोसाइटी एट ए लार्ज ये मैसेज देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही पॉलिटिशियंस का उत्तर प्रदेश में भविष्य है, भगवा ही भविष्य है। शायद भारतीय जनता पार्टी क्या ये मैसेज देना चाहती है? आज क्या कुछ जिन एमएलसीज ने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया, आज भारतीय जनता पार्टी में उनको प्रॉपर ज्वाइन कराया गया। ज्वाइन करने के बाद ये दल बदल करने वाले एमएलसी ने क्या कहा, और आज सरप्राइजिंगली मुलायम सिंह यादव, जो सामान्य तौर पर बहुत लंबे समय से कुछ बोल नहीं रहे थे, आज वो अखिलेश के साथ खड़े नजर आए। लोकसभा के भीतर ये स्टेटमेंट दिया कि जो दल बदल कर रहे हैं वो धोखेबाज हैं। तो एक तरीके से अखिलेश के जख्म पर मुलायम ने मरहम भी लगाया। तो पहले ये सब सुन लीजिए, फिर एक बड़ी दिलचस्प डिबेट को और बड़ी जानकारी से भरी डिबेट को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। घटनाक्रम है ये समय के साथ होता रहता है। ये बीजेपी में आ गए, बिल्कुल जमीनी पार्टी है बीजेपी, जो है बिल्कुल जमीनी पार्टी। अब वो उसको बहुत लंबे समय तक सपा में काम किए हैं, वो सोचने वाली पार्टी है कि बहुजन समाज पार्टी 2012 में 80 पर आउट हुई और 14 में 0 पर आउट हुई और 17 में 19 पर आउट हुई। तो पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है, अपनी दिशा से, अपनी रास्ते से भटक चुकी है। मैंने जब त्याग पत्र दिया था और पार्टी से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के भावना के विरुद्ध मैंने त्याग पत्र दिया, तो पार्टी में जाना ही था और मैंने उसी समय कह दिया था कि विधान परिषद की सीट आदरणीय जोगी जी को मैं समर्पित कर रहा हूँ। ये दलबदल है करने वाले, ये दलबदल करने वाले कितने धोखेबाज, जनता को धोखा देते। आज ये जो बड़ी बड़ी बातें एमएलसीज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनका अतीत भी जान लीजिए। ये कोई बहुत बड़े नेता नहीं हैं, ये सब एक्सीडेंटल पॉलिटिशियंस हैं। बुक्कल नवाब की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, ये दुर्घटना जनित नेता हैं। ये दूसरी बार एमएलसी मुलायम सिंह की कृपा पे बन गए। जयवीर सिंह मायावती के और शशांक शेखर सिंह के बड़े करीबी हुआ करते थे, अरबपति हो गए और इनकी 2-3 यूनिवर्सिटी चल रही है और इनके धंधे अलीगढ़ से लेकर नोएडा तक हैं। उनको बचाना इनके लिए बड़ी चुनौती है। और तीसरे हैं यशवंत सिंह, हैं तो खाटी पॉलिटिशियन, लेकिन वो किसी के इशारे पर राजनीति करते हैं और सब कोई जानता है उत्तर प्रदेश में किसके इशारे पर चलते हैं और उसके पीछे, इस्तीफे के पीछे मंशा क्या है। मेरे साथ आज बहुत विशिष्ट अतिथि इस चर्चा में आज सम्मिलित हो रहे हैं। मैंने 10 विशेष मेहमानों को आज की चर्चा में आमंत्रित किया है ताकि एक लार्ज व्यू आ सके कि
जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ और जो कुछ भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है, वो विपक्ष को एक तरीके से खत्म करने की पूरी तैयारी है। भगवा ही उत्तर प्रदेश का भविष्य होने जा रहा है। अब विपक्ष बचेगा कैसे, आज की डिबेट में उसका रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। सलभ मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। जूही सिंह उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। उम्मेद सिंह बीएसपी के नेता मेरे साथ स्टूडियो में हैं और हिलाल नकवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में भी शामिल हैं। अशोक सिंह उत्तर प्रदेश में आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष। रामेश्वर पांडे उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार। और इसके अलावा मेरे साथ यशवंत सिंह ताज़ा अभी इस्तीफा देकर आए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी यानी भगवा हो गए हैं। रंग दे तू मोहे गेरुआ गाना वगैरह काफ़ी सुनकर आज आए हैं, इनके घर के बाहर काफ़ी बज रहा था, इनसे भी बातचीत करेंगे। और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजल अब्बास दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अफजल अब्बास के साथ हमने कई कार्यक्रम किए हैं, बड़ी दिलचस्प डिबेट आज इनके साथ होने जा रही है। और मेरे साथ अनिल दुबे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर पॉलिटिशियंस, और वीरेंद्र सिंह भी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। तो आज मैंने विशेष काफ़ी मेहमानों को आमंत्रित किया है जिनको आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को मैं यशवंत सिंह जी के साथ ही आगे बढ़ाऊँ। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि ये खुद स्टेक होल्डर बड़े रहे हैं और आज ये बाकायदा गेरुआ हो गए हैं। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ऐसा आखिर क्या चमत्कार हो गया। यशवंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि इतना पुराना समाजवादी चंद्रशेखर जी को लेकर आपने शुरू की गई मुहिम, आपका जन्म समाजवाद में हुआ, अचानक से आप भगवाइट कैसे हो गए? थोड़ा लोगों को बताइए, क्योंकि लोग हैरान हैं आज भी आपको भगवा रंग में देख के। ब्रजेश जी, आप तो बहुत ठीक ढंग से हमको जानते हैं। मैं सामान्य आदमी हूँ, एक अदना आदमी हूँ, लेकिन देश के लिए पैदा हुआ हूँ। चंद्रशेखर जी हमारे आदर्श हैं, वो कल भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमारे आदर्श कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और उन्होंने जो हमको सिखाया है, उनसे जो हम सीखे हैं, वो इतनी बात सीखे हैं कि हम देश के अंदर तो कोई बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे देश के अस्तित्व का सवाल खड़ा होगा तो हम देश के साथ रहेंगे, दूसरे देश के साथ नहीं रहेंगे। और हम जिस समाजवादी पार्टी में हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 26 तारीख को 1 घंटा 40 मिनट के भाषण में सदन के अंदर जहां पूरा लाइव होता है और जहां लिखा पढ़ी होती है, उसमें उन्होंने कहा कि चीन बहुत ताकतवर है, चीन के सामने हिंदुस्तान ठहर नहीं पाएगा, हिंदुस्तान को उसके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हो गया कि अखिलेश ने चाइना को लेकर स्टेटमेंट दिया, इसलिए आप आहत हुए। लेकिन आप आहत तब क्यों नहीं हुए थे जब मुलायम सिंह को, और जब आहत तब क्यों नहीं हुए थे जब शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर किया गया था? तब आप आहत नहीं हुए, जबकि आपको 2-2 बार एमएलसी उन्होंने ही बनाया। तब आप आहत नहीं हुए, आप चाइना के मुद्दे पर आहत हो गए। अरे अभी कौन सा युद्ध छिड़ा हुआ है? आज सच बोलिए आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरे कार्यक्रम में आप सच बोलेंगे। कौन नहीं बनाया? मैं जितनी बात बोल रहा हूं इसमें गलत एक भी बात नहीं बोलूंगा। और आपको पता है कि मुझको एमएलसी कौन बनाया नहीं बनाया? नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है? हमारे ऊपर किसी की रही होगी, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। नेताजी का भी आभारी हूँ, आपका भी आभारी हूँ। मीडिया वाले भी तो हमारे लिए सहयोग करते हैं। मैं तो आधा मीडिया वालों को मानता हूँ कि वही हमको एमएलसी बना देते हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं। इसको आप भी जानते हैं कि मीडिया से मेरा रिश्ता कैसा रहता है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आपने राजा भैया के दबाव में आकर उनके कहने पे आके एमएलसी का पद छोड़ा है, इसमें कितनी सच्चाई है? किसके कहने पर? लोग कह रहे हैं कि आपने राजा भैया के कहने पर इस्तीफा दिया है। राजा भैया के ऊपर आज संकट आ जाए तो मैं बिल्कुल खड़ा हो जाऊंगा। अभी संकट आप पर भी आ जाए तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन देश के ऊपर आप संकट पैदा करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। राजा भैया क्राइसिस हुई जो समाजवादी पार्टी में, तब तो आप कुछ नहीं बोले। अब चाइना पर एक स्टेटमेंट अखिलेश ने क्या दे दिया, आपने पार्टी छोड़ दी, सदस्यता भी छोड़ दी।
ये कुछ बात मैच नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी में आप कुछ बोल लीजिए, मैं तो नेताजी को छोड़कर अखिलेश के साथ हो लिया, वो तो अलग चीज है। मैं कांग्रेस के खिलाफ हो जाऊं, आपने मुलायम सिंह को क्यों छोड़ा? लड़ जाए उसके खिलाफ हो जाऊं, उसके पास आपने हो मुलायम जाऊं, सिंह को ये क्यों देश छोड़ा, का जबकि अंदरूनी मुलायम सिंह ने मामला। आपको राजनीति में बहुत बढ़ाया आगे? जी, मैं मुलायम सिंह के पूरी जिंदगी कभी खिलाफ बोल ही नहीं सकता। तो मैं आपने उनसे छोड़ा इतना ना, प्रभावित अखिलेश के हुआ साथ भाई जाने के इलेक्शन में लिए जाने के बाद जब आपने डॉक्टर मुलायम सिंह तहसीलदार जैसे से बड़े उनके नेता का खिलाफ साथ लड़ रहे छोड़ा। ब्रजेश जी, अगर आप ईटीवी छोड़ करके जब चैनल चला रहे थे जी, तो उस समय ये पूछा जाए कि कौन आपके साथ आया और कौन गया, तो आप अपनी टीम लेकर एक तरफ जूझ रहे हो, दूसरे तरफ हम उसमें बहस चलाएं। हाँ, चुनाव के दौरान अगर वो युद्ध नहीं होता तो मैं नेताजी के साथ रहता, लेकिन चुनाव में एमएलए के उम्मीदवार क्षेत्र में वोट मांग रहे थे, जनता उनसे पूछ रही थी कि किस गुट में हो, चचा के कि भतीजा के कि पिताजी की। तो मुख्यमंत्री तो बनाया उन्होंने इनको और सारे पावर दे दिया मुख्यमंत्री को। आपको क्या लगता है कि हम अपने अखिलेश ने लिए नहीं, नेताजी के साथ ज्यादती उन की उम्मीदवारों के या लिए फिर नेताजी ने अखिलेश के साथ क्षेत्र गलत में किया? चुनाव लड़ रहे थे। नेताजी गलत किया नहीं किए, लेकिन समय गलत था। वो लोग कह रहे हैं बीजेपी से आपकी इसको कोई आप बड़ी मानते डील हो? हुई है? और डील तो ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी मुझसे संपर्क भी नहीं किया। मैं जब इस्तीफा दे करके आया हूं तो शाम को जरूर मुख्यमंत्री के यहाँ से संदेश आया कि आप मिलेंगे। हम कहें बिल्कुल मिलेंगे। मैंने उनसे पूछा कोई हुक्म, कहे नहीं धन्यवाद। तो आगे आपकी क्या योजना है फिर? बता दूं, दो एक लोग हैं, कहिए नोट करा दूं आपको। आगे की योजना क्या है आपकी? जी, आगे की क्या योजना है? आगे की योजना यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये पूरी ईमानदारी से कठिन परिश्रम कर रहे हैं और देश का जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरी दुनिया में घूम करके भारत का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है यशवंत जी। लोग कह रहे हैं कि राजा भैया ने आपको बीजेपी में प्लांट किया है। जी, बताइए। अब हम प्लांट करने वाली चीज हो तो बताइए। मैं राजा भैया के साथ 100% हूँ, इसमें कोई नानुकुर नहीं है, लेकिन मुझे कौन प्लांट कर देगा ये आप बताइए। मुझको लंबे समय से आप जानते हैं। ऑलराइट, देखिए मेरे साथ जूही सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। आपने जो कुछ भी कहा है उसकी प्रतिक्रिया के लिए मेरे साथ लाइव उपलब्ध हैं। आपने तो सुन ही लिया। मैं क्वेश्चन क्या करूँ बाबा, एक एक करके इनका जवाब दे दीजिए। धर्म संकट की घड़ी चाइना है पर मतलब नाराज हैं ये। और जसवंत जी मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे लिए धर्म संकट है कि अब राखी कहाँ बंधेगी। लेकिन चाइना पे निर्णय जसवंत जी ने नहीं लिया है, बाकी वो स्वतंत्र हैं, वो अपना निर्णय ले सकते हैं। एक बात जरा मुझे समझ में नहीं आया, भक्कल नवाज़ की मैंने फ़ोटो देखी, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी, ज़मीन में उनका बहुत इंटरेस्ट है और केशव प्रसाद मौर्य जी की गोदी में वो गिरे जा रहे थे, तो वहाँ पर ज़रूर एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि कौन सा राजनीतिक लालच वहाँ दिया गया कि इतने सालों की पार्टी को छोड़कर वो चले गए। हमारे लिए दुख की बात है, सभी साथी थे, अगर चले गए हैं तो उनको शुभ। पर ये तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि चाइना पर ऐसा स्टेटमेंट दिया ही क्यों कि पार्टी में उनका एक एमएलसी छोड़कर चला जाए। और ये भी मैं जानती हूँ कि चाइना पे मैं फिर भी कहूँगी कि मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन चाइना की वजह से अगर गए हैं तो यशवंत जी को नमस्कार, सैल्यूट। लेकिन गए नहीं, वजह कुछ और है। मुझे लगता नहीं है, योगी जी में उनकी आस्था है और ज़रूर। मुझे याद है कि असेंबली में इन्होंने एक कार्यक्रम भी कराया था, चंद्रशेखर जी पर इससे संबंधित पुस्तक का अनावरण कराया था और उसमें समाजवादी पार्टी के किसी नेता को नहीं बुलाया था। उसी वक्त मुझे लगता है कि एजेंडा क्लियर था। सबकी अपनी व्यक्तिगत आस्था होती है, लेकिन उसके लिए किसी और को निशाने पे लाना गलत है। अगर आप किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निशाने पे ला रहे हैं, आपको बहादुरी होनी चाहिए कि आप कोई पार्टी छोड़कर किसी और जगह जा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट इसको तो बहादुरी तो दिखाई ना, कहा कि वो चाइना पर बयान से नाराज हैं। अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं इसको स्वीकार। सलभ मणि त्रिपाठी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सर्जिकल ऑपरेशन कर रही है और भी वर्टिकल कर रही है। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जब आपके पास 325 के आसपास एमएलए खुद ही हैं? तो इन बेचारे जहाँ थोड़े मोड़े बचे हैं उनके यहाँ क्यों आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, थोड़ा सांस लेने का मौका दें आप इन्हें। ब्रजेश जी, अगर कोई स्वेच्छा से आ रहा है, हमसे जुड़ना चाह रहा है, चाहे यशवंत जी हों, बुक्कल नवाब साहब हों या जयवीर सिंह जो हों, सब
राजनीति कर रहे हैं और भारत के अंदर राजनीति कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति कर रहे हैं, अगर वो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, पार्टी की रीति नीति में विश्वास जताते हैं, हमारा समर्थन करना चाहते हैं, तो हम उनको क्यों रोकें? हम तो स्वागत करेंगे। हमारे घर में कोई आ रहा है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। और निश्चित तौर पर यशवंत जी ने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पिछले 4 महीने के दौरान आपने देखा कि कितनी उनकी प्रतिबद्धता है उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर। मैं थोड़ा आपको और आगे ले जाऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, 3 साल के दौरान बहुत से सवाल उठते हैं, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे थोड़ा यशवंत सिंह का इस्तीफा इसलिए चौंकाता है क्योंकि ये खांटी समाजवादी है, इन लोगों का बीजेपी से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी की विरोध की राजनीति चौंकने वाली बात है, निश्चित तौर पर चौंकने वाली बात है। अगर इनका आना चौंकाता है, मैं तो असली वजह तलाशने के लिए ही आज उनको बुलाया हूं डिबेट में। ये निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात है, लेकिन इसकी समीक्षा तो मुझे लगता है कि उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों को यशवंत जी सिंह जैसे लोगों ने छोड़ा है। यशवंत जी को जितने दिन से हम लोग जान रहे हैं वो बहुत ही कर्मठ समाजवादी व्यक्ति हैं और बहुत सालों से हम उनको देख रहे हैं कि वो दारुल शफा में बाहर बैठे रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। तो प्रेरित कर रहा हूं कि असली बात बताइए। सत्ता आई सत्ता गई, जशवंत सिंह प्रेरित कर रहा हूं कि आप पूरी बात बताइए। वैसे ही रहे। तो जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए समीक्षा का प्रश्न है कि जशवंत सिंह जैसे लोग समाजवादी पार्टी अगर छोड़ के आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आज और देश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत आप अपने पार्टी भी नहीं बचा पा रहे हैं, अब आपके एमएलसी भी नहीं बच रहे हैं। देखिए जयवीर सिंह जैसे लोग भी निकल गए। हाँ, थोड़ा तकलीफ माल बनाया आपके यहाँ, यूनिवर्सिटी तक बड़ी बड़ी खोल ली, उद्योग धंधा लगा लिए, प्लाटिंग मकान दुकान कर लिए और बाद में आपको अंगूठा दिखा के निकल गए। निश्चित, क्योंकि हम साथ में ही जुड़े थे बसपा में। मैं भी 2002 से आया, वो भी आए थे 2002 में। और आप बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। जी, और काफ़ी सम्मान भी उनको, मुझे लगता है कि बसपा में क्षत्रिय समाज से अगर किसी को सम्मान दिया है बहन जी ने तो ठाकुर जयवीर सिंह को दिया था। उनकी वाइफ को भी सांसद बनाया, बेटे को भी टिकट दिया, इनको भी टिकट दिया, पूरे परिवार को जो है उन्होंने किया, अच्छा सम्मान दिया, सब चीज़ मिला। तो थोड़ा तकलीफ तो है, दुख है कि उन्होंने क्यों चले गए ये समझ में नहीं आया और किसी के बारे में नहीं समझ। पैसा कमा कर चले गए, इस बात की तकलीफ है या अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल अगर पार्टी छोड़ के कोई होता है, अगर कहीं से कोई आरोप हो, कहीं पे वो हो, तब तो ठीक है। अगर कोई इग्नोर किया जा रहा हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो, अच्छा सम्मान मिल रहा है, तब लोग गए हैं। बुक्कल नवाब जी के बारे में भी यही लगता है, केवल प्रॉपर्टी के डर के नाते गए। आपकी पार्टी में कुछ और भी सेंध हो सकती है। 8 लोगों का नाम था, उसमें मेरे हिसाब से 3 लोग तो आपकी पार्टी से होने थे। नहीं, अब ये तो जिस दिन शुरू हुआ है उस दिन तो ये हवा थी कि 5 आ रहे हैं, 4 रास्ते में हैं, 10 ज्वाइन करने वाले हैं। तो बाकी बचाने की स्थिति में है आप लोग या बीजेपी उनका भी शिकार कर लेगी? नहीं दिया, कोई आया तो नहीं, केवल 3 लोगों का पहले से था और पहले से ही वही आज तक रह गए। ये सब बीजेपी ऑपरेशन क्यों कर रही है, मकसद क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग, जिस तरह से उसका दुरुपयोग कर रही है, निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। चाहे आप उसको देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की भूख देखिए, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, बिहार, और अब जिस तरह से यहाँ के पर अपने मंत्रियों को भेजने के लिए कि विधान परिषद में किस तरह से चले जाए, उसके लिए जो कार्य कर रही है, निश्चित रूप से ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। ये कह देना कि साहब आस्था है, आस्था की वजह से चले आ रहे हैं, तो देखिए आस्था की वजह से चले आ रहे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के पर वो आस्था जागती है। उस टाइम के पर जागते ही आस्था जो है वो एक राजनीतिक दल को फायदा देती बढ़ रही है। तोड़फोड़ का आपका भी बड़ा इतिहास रहा है। आप जैसे बताएं, कोई एग्जाम्पल कहीं किसी तरह का कोई एग्जाम्पल आप इस तरह का दे दें कि जहां पर कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटी में हो, जैसे गोवा में भारतीय जनता पार्टी रही है, मणिपुर में रही, उसके बाद की लापरवाही से नहीं बनी। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये कोई घर पे आप सोते रहे, ये कोई टच द पोस्ट नहीं है, जिसके एक तरीका है, एक संविधान है और संविधान की तरह है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको अभी तक की हमारे एमएलए सेलेक्ट हो गए, इसका प्रमाण पत्र मिला नहीं है, हम दौड़ करके जो है राजभवन के बाहर बैठ जाए। बिहार में क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए वहां के गवर्नर साहब तो बीमार हो गए, वो तो मिलने से ही उन्होंने इनकार कर दिया, किसी से वो मिल ही नहीं रहे, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी में और जेडीयू में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो सरकार चली गई ना। नहीं, तो क्या करना चाहिए था? बेशक, लेकिन वो बीमार क्यों हो गए? अगर जेडीयू के बहुमत उनके साथ उन्होंने प्रूव किया, अगर जेडीयू के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो गवर्नर साहब क्यों बीमार हो जाते हैं? ये बात अपने आप में सोचनी है, ये बात निश्चित रूप से सोचने वाली है। क्यों किया नीतीश ने ऐसा? नीतीश को ये वही हमने कहा ना कि ये जो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल है, जिस तरह से नीतीश पर कौन सा इस्तेमाल है? ये तो नीतीश कुमार जी ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। कुछ ना कुछ लालू जी ने भी उसके हिंट दी है कि किस तरह से उनके खिलाफ भी कुछ केसेस हैं जिसको लेकर के ये है। नीतीश कुमार जी का छोड़ के जाना समझ में नहीं आता, क्यों छोड़ के गए? ऐसा कौन सा राजनीतिक परिवर्तन आ गया था, कौन सा ऐसा नया डेवलपमेंट हो गया था जिसको कि नीतीश कुमार जी ने, जिसके कारण मेरे साथ अफजल अब्बास साहब मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और
जदयू के प्रवक्ता भी हैं, दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अफजल अब्बास साहब, स्वागत है आपका। और पहले तो मुबारक हो कि आपने उस दिन जो आशंका जताई थी द डिबेट में, और जिस तरह से आपने जनता के बीच वादा किया था कि तेजस्वी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर नीतीश को तो देना ही पड़ेगा, नीतीश ने वही किया। लेकिन कांग्रेस तो बड़ी बेचैन है और आप पर बड़े गंभीर इल्जाम लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों से डर गए नीतीश, इसलिए चले गए उधर। बरजे जी, पहले शब्द प्रवक्ता हटा दिए। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, जेडीयू लीडर तो जरूर हूँ। हाँ, मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। प्रवक्ता मैं नहीं हूँ। ओके, हाँ चलिए, जेडीयू लीडर कर दिए, पार्टी के अध्यक्ष। हाँ, नो प्रॉब्लम, वो चलेगा। गो अहेड। जहाँ तक नीतीश कुमार जी के जाने की बात है, वो सारी बातें मैं समझता हूँ कि आज 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी बात वाज़ा कर दी, पूरे हिंदुस्तान देख लिया है। रहा सवाल कांग्रेस की बात, मैं समझता हूं कि उस दिन भी कहा था, आज ही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने एक बड़ी पार्टी थी, उसको जिस तरह से पहल करना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा कि मैं 4 महीने से मुझे मालूम था कि इस तरह की घटनाएं होने वाली हैं, तो काश सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी साहब, इससे तो एक बात प्रूव हो गई कि नीतीश कुमार बहुत अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन है, जिसके साथ मौका मिलेगा उसके साथ चले जाएंगे। देखिए, अपॉर्चुनिस्ट नहीं, देखिए जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उस बिहार की दृष्टि, क्या उनको पता नहीं था कि लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता है? आपको महागठबंधन करते समय ये याद नहीं था? लालू यादव भ्रष्ट पिता पसंद है, भ्रष्ट बेटा पसंद क्यों नहीं है? बिल्कुल, लालू यादव जी के ये शो करता है कि आप लोग कितने अपॉर्चुनिस्ट हैं राजनीति में। सत्ता में बने रहने के लिए आप कुछ भी करेंगे। नहीं, अपॉर्चुनिस्ट की बात नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट की बात नहीं है। आप कहने की आजादी है भाई, आपको नहीं, आपको भी कुछ करने की आजादी है। आप तो देखिए, कभी नीतीश इधर कभी उधर, जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है नीतीश कुमार की, वो खत्म हो गई है। एक चीज नहीं, हाँ बिल्कुल उसी मुद्दे पे मारो। एक चीज मुझे बताइए, आप पूरा विपक्ष, हिंदुस्तान की पूरी निगाह अगर मोदी जी के बाद से किसी पे टिकी हुई थी तो नीतीश कुमार जी पर टिकी हुई थी। कौन से हिंदुस्तान की 70 सीटों वाले, 70 सीट की 70 विधायकों की पार्टी के नेता? अरे आप हमारे उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ 70 तो कई लोगों के पास हैं। मुझे कौन सा मोदी जी को चुनौती देने जा रहे हैं? क्या बातें आप कर रहे हैं? आप गलत फैक्ट यहाँ रख रहे हैं। मोदी जी को चुनौती देंगे, बोले नहीं देगा। मोदी जी को चुनौती देंगे, तब क्या बोलूं? मैं कह रहा कि जो आदमी एक छोटे से राज्य के, एक रीजन का नेता, वो देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देगा। बिहार के परिवेश में, बिहार की वो भी जिनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ना हो, आप वो बात करें जो बात जच रही हो। आप गलत फैक्ट रख रहे हैं। मोदी जी के बाद नीतीश जी, बिल्कुल। अरे कौन पूछता है? यूपी में तो वोट नहीं है आपके। आपकी जितनी सीटों पर लड़े जमानते गई हैं आप। फिर जो विपक्ष, यहाँ आपके नीतीश के नाम पर 2 वोट नहीं है यूपी में, और आप कह रहे हैं मोदी जी को चुनौती देंगे। गलत फैक्ट मत पेश करिए। फिर क्यों? मैं चुनौती देने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप चुनौती क्या दे देंगे? 70 MLA की पार्टी, अरे यूपी में पता है कितने हैं बीजेपी के? 325। आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए इस स्टेटमेंट के लिए। एक तरफ आप बीजेपी के साथ समर्थन से सरकार बनाए हैं, दूसरी तरफ मुकाबला करेंगे मोदी जी से। मोदी जी से मुकाबला कैसे कर सकते हैं भाई? मैं सवाल पर सवाल किए आप सरेंडर हो चुके हैं, आप सरेंडर हैं। उसके बाद आप बीजेपी के सामने सरेंडर हैं। एक्सेप्ट करिए, मैंडेट का ख्याल रखते हुए एक्सेप्ट करिए कि आप सरेंडर हैं। मुझे अब जवाब, आप मोदी जी से मुकाबले की बात कैसे कर सकते हैं? 70 MLA की पार्टी, जवाब ही नहीं दिया। 70 MLA की पार्टी, आप मोदी जी से मुकाबला करेंगे? पार्टी बिहार में है, आज बिहार में बड़ी पार्टी है। कल तक तो कौन सी बड़ी पार्टी? लालू यादव सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे। आज तो 70 MLA 71 MLA की बड़ी पार्टी है कि नहीं है? 70 लालू के 81 हैं। नीतीश कुमार, लालू के 81 हैं जी, लालू के 81 MLA हैं। लालू के 81, 81, 80 है। 80 सही। आपकी भी शायद आपकी भी 67 है। चलिए 81 मान लिया आपके 80। आपकी कौन सी बड़ी पार्टी है? तो मोदी जी को मुकाबला कहां से दे पाएंगे? 81 नहीं है। चलिए नहीं, ये कहां से गलत फहमी आ गई नीतीश को कि मोदी जी को चुनौती देंगे? उनकी कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। जनता की निगाह थी, उसके बावजूद भी कहां की जनता की निगाह थी? नीतीश कुमार ने कदम उठाया। वो 70 MLA मिलकर उनको नहीं बना सकते। अरे जो आदमी अपने दम पर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री न बन सके, वो प्रधानमंत्री का सपना देखेगा। बड़ी मुश्किल से चलाई, मैं नहीं। जो आदमी, जो पॉलिटिशियन अपने दम पर किसी एक स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मैंने प्रधानमंत्री की बात तो की नहीं, कभी नीतीश कुमार जी ने कहा
कि मैं देश के प्रधानमंत्री। आप ही कह रहे थे कि मोदी जी के बाद नीतीश जी का नाम। 18 MP से देश के अरे इतनी चापलूसी मत करिए पहले भी उन्होंने अब्बास साहब, आपको कुछ नहीं मिलेगा। परसेप्शन में मैंने बात कही, नीतीश कुमार जी का कहीं बयान नहीं आया है कि 18 मैं देश के प्रधानमंत्री के ख्वाहिशमंद हूं। ऑल राइट, मेरे साथ जनता दल, मेरे साथ लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अशोक सिंह जी मौजूद हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मौजूद हैं, अशोक सिंह मौजूद हैं। प्लीज सुनिए, आप सुनिए, मैंने आपके जोड़ीदार को बुला रखा है आज और आप ही के लिए बुलाया है। अशोक जी स्वागत है आपका। देखिए, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री पद के हैसियत के आदमी हैं, जबकि अपने दम पर वो सरकार भी नहीं बना सकते बिहार में। ये किस तरह का क्लेम ये कर रहे हैं? ब्रजेश जी, ये ब्रजेश जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि एक जो जनता के सामने जो महागठबंधन एक तैयार हुआ था, अफजल साहब सुन ले, जो जनता के सामने हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया था कि एक महागठबंधन बन रहा है और चुनाव भी लड़ा। जनता ने विश्वास दिया था कि इस मोर्चे की एक ऐसी ताकत थी कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बिहार में रोकने का काम। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब जो भी गठबंधन होगा तो लोगों को अब तो बाह उठाकर देखना पड़ेगा कि कहीं आस्तीन में कोई छुपे तो नहीं बैठे हैं। इस तरह का विश्वास का एक माहौल हो गया है पूरे देश में। आप सामने नाम लीजिए ना। नहीं, सभी का, मैं कहता हूं सभी का। नीतीश ही एक उदाहरण अभी पेश हुए हैं, लेकिन तमाम दूसरा ये कौन सी नैतिकता है अशोक जी? विश्वास का माहौल हो गया है आपस में। एक सवाल आपसे बनता है, अभी कड़ा सवाल है कि ये कौन सी नैतिकता है कि जब तेजस्वी पर FIR दर्ज हो गई, CBI इनिशियली सारे सबूत के साथ FIR कर रही है, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए ना। कहां किसने मांगा? मुख्यमंत्री। अरे खुद भी मॉरलिटी बनती है ना। तेजस्वी मुख्यमंत्री के साथ बैठे, उन्होंने इस्तीफा नहीं माना, उनके लोग मांग रहे थे। यहां तक लालू जी ने तो बयान भी दिया कि नीतीश जी जिस दिन रिजाइन किया उस दिन भी सुबह उनसे बात किया, लेकिन कहीं इस्तीफे की बात ही नहीं थी। ये एक माहौल पैदा किया गया, एक माहौल बनाया गया कि ये पहले अच्छा, अब हम बिहार से थोड़ा निकल कर बाहर आते हैं। आप ये बताइए कि जिस महागठबंधन की चक्कर में लालू जी लगे हुए थे, उत्तर प्रदेश में तो देखिए ये विपक्षी अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं। अब कौन सा महागठबंधन आप करा पाओगे? अब आराम से बैठ जाओ मेरे ख्याल से आप लोग। नहीं, महागठबंधन होगा 27 तारीख को जो रैली हो रही है उसमें माननीय अखिलेश जी, माननीय मायावती जी, उत्तर प्रदेश से दोनों लोग जा रहे हैं। मुझे बड़ा संदेह है, आप देख लीजिएगा 27 तक देश बदल जाएगा। आप अपनी वैकल्पिक तैयारी रखना। 27 तक कोई देश नहीं, विपक्ष की एकता और मजबूत होगी। वो मुझे ये जो आए हैं गए हैं, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, लोग आते जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑलराइट, मेरे साथ अनिल दुबे जी मौजूद हैं। इसको इतना महत्व नहीं अनिल दुबे मौजूद हैं, विचारधारा की लड़ाई। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल यानी अजीत सिंह की पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अनिल जी, ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वर्टिकल ऑपरेशन कर रही है, आपके यहाँ ज्यादा गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास तो चल ही रहा है। देखिए ब्रजेश जी, ये तो सत्ता का गुण अवगुण, इसको जो भी कहिए, इसी प्रदेश में दूसरी पार्टियों की भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी विपक्ष के लोगों को तोड़ने का काम किया, या यूँ कहें कि विपक्ष के लोग उनके दलों में गए। जब एक सत्ता बदलती है, ये लगता है कि 5 साल ये सत्ता रहेगी, तो तमाम लोगों के अपने निहितार्थ होते हैं और सत्ता के निहितार्थ भी होते हैं। और इस प्रकरण में तो सत्ता का भी निहितार्थ है, उनके लोगों को सदन में जाना है और भारतीय जनता पार्टी सदन में नहीं जाना चाहती है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप कैरेट लटकाए हुए हैं, आप इस चक्कर में कि कोई आए और आपका भी दरवाजा खटखटाए। नहीं, आप तो साहब ठेले में लदे हो, कहीं भी जाने को तैयार हो आप। ठेले में ठेला तो हमारी पार्टी, चूंकि किसान मजदूर की ब्रजेश जी पार्टी है, तो बैलगाड़ी ठेला ये चलाने वाले एक ही विधायक है, वो भी ठेले पे बैठे हुए हैं आप लोग। शायद ही कोई आए ले जाए। विधायक, अरे बस करिए, कितनी बार पलटिएगा आप लोग? विधायक 1 हो 2 हो, क्या दूसरी पार्टियों की भी संख्या इस तरह की रही है ब्रजेश जी? तो ये कोई बात नहीं है। सत्ता का अवगुण है, सत्ता के साथ आता है। और नहीं, सत्ता का जो अवगुण है वो अजीत सिंह में दिखता है, इसीलिए आज पार्टी की हालत हो गई। एक सीट पर रह गए आप लोग। नहीं, सीट तो क्या, जो आज जिनका उत्तर प्रदेश में भी बहुमत है, देश में भी बहुमत है, ये भी कभी 2 ही सदस्य इनके हुआ करते थे देश में। ऑलराइट, रामेश्वर पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्हीं से समझते हैं कि अमित शाह के इस सर्जिकल पॉलिटिकल ऑपरेशंस के मायने क्या हैं और ये आगे क्या होने की उम्मीद है। पांडे जी प्लीज गो अहेड।
ब्रजेश जी, अभी मैं बहस सुन रहा था सारी, ये कोइंसिडेंस है कि कांग्रेस के लोग भी निकल के भाजपा में गए, सपा के लोग भी गए, लेकिन नीतीश भी गए तो भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन आप देखें तो सबके अलग अलग कारण हैं। खुद सपा में जो 2 लोग गए हैं और बसपा के जो गए हैं, सबके अलग अलग कारण हैं और वो कारण बहुत साफ साफ दिखते हैं। मैंने देखा है। आप ये बताइए यशवंत सिंह क्यों गए? मुझे तो इन पर इनकी दिलचस्पी भारत में रही है। बुक्कल नवाब वगैरह तो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, पर यशवंत सिंह तो खांटी पॉलिटिकल आदमी, ये क्यों बीजेपी गए? ये तो खांटी समाजवादी हैं। तो ये कांग्रेस सारी चीजें वो करती रही है और वो सारी सहनी वही रही है। इधर आप देखें तो जैसे यशवंत सिंह हैं, यशवंत सिंह ने आज भी, मैं इनकी सराहना करूंगा, भाजपा में आने के बाद भी इन्होंने कहा कि इनके नेता चंद्रशेखर रहेंगे। जब ये बसपा में थे तब भी कहा था चंद्रशेखर इनके नेता हैं। तो पिछले 20 साल से, और जो मुद्दा इन्होंने उठाया वो एक सैद्धांतिक मुद्दा है। जयवीर जी, पांडे जी, क्या आपको लगता है कि क्या वाकई चाइना वाले मुद्दे पर ही इन्होंने इस्तीफा दिया है? आर यू श्योर? नहीं, चाइना नहीं। पिछले 20 सालों में सपा में जिस तरह की उपेक्षा हो रही है, जो सपा का नेतृत्व है, और मैंने कई बार आपके यहाँ भी कहा कि जिस तरह अखिलेश अहंकारी भाषा बोलते हैं, आप बताइए कि ये 2000 में मंत्री थे, 6 बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, एक बार भी जसवंत का ध्यान नहीं, तो लगातार जो उपेक्षा होती रही। जयवीर जी के ही है, जिस तरह मायावती जी की शैली है, और बुक्कल नवाब ने जो कहा उनकी बात देखिए। आप जाइए तो नीतीश ने जो कहा कि जिस तरह लालू ने और जिस तरह तेजस्वी ने किया, तो अलग अलग कारण हैं। मेरा ये कहना है कि विपक्ष को पहले अपना घर देखना चाहिए, अपनी कमजोरी देखनी चाहिए। अपनी कमजोरी ये नहीं देख रहे, ये बस भाजपा ही शोर मचा रहे हैं बस। हाँ, ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पांडे जी, वीरेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं असेंबली के बाहर से इस वक्त सीधे। कर लूं, जी, भाजपा सबको तोड़ेगी, उनका नारा है कांग्रेस मुक्त, तो वो तो इस अभियान में रहेंगे। घर अपना विपक्ष को बचाना है, अखिलेश को अपना घर बचाना है, मायावती घर बचाना। और आज अखिलेश का बयान मैंने कल भी देखा कि जिसको जाना हो जाए। ये अहंकार की भाषा क्या उन्हें? बिल्कुल ठीक है पांडे जी, मैं सहमत हूँ, ये अहंकार की भाषा है। वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त सीधे असेंबली के बाहर से लाइव जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। 3 MLCs का अपनी अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, और आगे विपक्ष की क्या भूमिका होने जा रही है, और क्या तोड़फोड़ और भी संभावित है? देखिए ब्रजेश जी, पिछले कई समय से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जो भी सरकार रहती है उसके खिलाफ विपक्ष कोई आंदोलन नहीं कर पाता, और यही फायदा विपक्ष उठाता है कि जब विपक्ष एकदम मूर्छा में रहता है तो सत्ता पक्ष उनके लोगों को तोड़ने लगता है। अब देखिए, एक बात और कहूँगा कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो गैरत मार डालेगी, और अगर मैं सच बोलूँगा तो हुकूमत मार डालेगी। तो राजनीति में जो लोग गड़बड़ करके आए हैं उनको हुकूमत से डर लगता है, तो लिहाजा ये भी एक कारण होता है दल बदल करने का। हालांकि जसवंत सिंह जैसे लोगों पर ये बात सटीक नहीं बैठती। पर मुझे ये बताइए कि वीरेंद्र, जो मायावती की पार्टी से यशवंत सिंह को योगी कैसे भागे? थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए। खाली धन की बात होती है, आप इस पर प्रकाश डालिए कि यशवंत सिंह को योगी कैसे भागे। देखिए, जसवंत सिंह ने जब कार्यक्रम कराया योगी आदित्यनाथ का और उनको इन्विटेशन देने गए, तो योगी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि यशवंत सिंह उनके यहाँ आ सकते हैं 5KD आवास पर। तो उन्होंने कहा भी कि क्या आप रास्ता भूल गए हैं क्या? लेकिन ये प्रभाव देखिए, उपेक्षा के नाते भी पनपा। समाजवादी पार्टी में वो 5 बार से MP MLA और MLC रहे हैं, तो उनको शायद सम्मान नहीं मिला होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीन के नाम पर गए। चीन तो एक बहाना है, यशवंत सिंह को वही तो समझना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, चीन
से कोई युद्ध नहीं हो रहा है आज की तारीख में। कितना गंभीर मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी के लोग इस्तीफा दे दें। ये तो खाली एक बहाना और आड़ है, ये ली गई। लेकिन इसके अलावा आप देखिए जो विपक्ष टूट रहा है, विपक्ष की आदत यह है ब्रजेश जी कि बिना माल पानी के रह नहीं सकते, सत्ता के बिना ये रह नहीं सकते, छटपटाहट है। और जयवीर सिंह और बुक्कल नवाब का क्या इशू है जी? जयवीर सिंह और बुक्कल नवाब क्यों गए? चलिए इनका तो पॉलिटिकल रीजन है यशवंत सिंह का, लेकिन ये बाकी जो दो एमएलसी हैं जयवीर सिंह और बुक्कल, इनके क्या, इनके पीछे क्या उद्देश्य है? अब बुक्कल नवाब ये कह रहे हैं कि जमीनी पार्टी है भाजपा। अब बुक्कल नवाब जो गए हैं पार्टी छोड़ के, ये दुनिया जानती पुलिस के डंडे के डर से गए हैं। अब पुलिस का डंडा जैसे सत्ता बनी उसके बाद उनके आसपास घूमने लगा। मुझे अच्छे से याद है कि पहले भी डिबेट में ये नारे लगाते थे, अखिलेश और मुलायम के लिए डिबेट में नारे लगाते थे ये। हाँ, और कहते थे जो बच्चा पैदा होता है वो पापा पापा नहीं सपा सपा अखिलेश अखिलेश कहता है, इस तरह के नारे लगाते थे। अब वो बुक्कल नवाब वो नारा तो क्या उनको सपना भी नहीं आता है उसका। अब तो उनको खाली सपना बस एक ही आ रहा है, कमल का और पुलिस का। तो उन्होंने कमल का दामन थामना ज्यादा बेहतर समझा, उससे पुलिस की भी समस्या हल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने इनपुट्स के लिए। द डिबेट में वक्त अभी एक ब्रेक का है, ब्रेक के फौरन बाद यशवंत सिंह के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के पीछे दरअसल मूल मकसद क्या है, इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। आज द डिबेट में हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अब आगे की स्ट्रेटजी क्या है, विपक्ष में कहां कहां सेंध लगाने और किसका किसका किला तोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माना ये जा रहा है और जो सोर्सेस की इन्फॉर्मेशन है वो बताती है कि 8 एमएलसीज को इस्तीफा देना था, लेकिन स्ट्रेटजी के तहत अमित शाह की मौजूदगी में सिर्फ 3 के इस्तीफे हुए, 5 अभी कतार में। वो 5 कौन हो सकते हैं? समाजवादी पार्टी से हैं, बीएसपी से हैं या एक कांग्रेस का है, कोई तो हैं, लेकिन 8 इस्तीफे होने थे, हुए 3। तो अब जाहिर सी बात है वो 5 कौन है, सब पार्टी को अपने भीतर विपक्ष ने खोज शुरू कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मौके की राजनीति के लिए जानी जाती है और वो मौके पर दोबारा शिकार करने ज़रूर आएंगे, इस बात का अंदाज़ा अखिलेश यादव को भी है, मायावती को भी है और कांग्रेस जिसके पास 1 एमएलसी हैं उनको भी है। बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 8 में कुछ ऐसे नाम हैं जो मार्केट में आ भी चुके हैं। मेरे साथ यशवंत सिंह मौजूद हैं, एमएलसी रहे हैं, पूर्व एमएलसी हैं, जिन्होंने ताज़ा अभी इस्तीफा दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी पद से और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। यशवंत जी, आपके तमाम समर्थक ऐसे मुझे मिले जिन्होंने बड़ी हैरानी जताई कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्या इस तरह का कदम उठाने से पहले आपने अपने समर्थकों से बातचीत की थी? देखिए ब्रजेश जी, ये तात्कालिक मामला हुआ, इसमें लोगों से संपर्क करने का अवसर भी नहीं प्राप्त हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह निर्णय मैंने व्यक्तिगत ले लिया। मैं इसका इजहार जरूर कर दिया था अपने दल के सचेतक से, जब हमसे वो विधान परिषद में पूछे कि आप इस बार सदन में बोल नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर मुझे बोलना होगा तो मैं अभी चीन पर ही बोलूँगा, जो आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि शायद कुछ परिवर्तन हो जाए और मुझे अंदाज था कि दूसरे पक्ष के लोग इस सवाल को उठाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें कोई न कोई अपनी कमी महसूस करेंगे और सदन के अंदर आकर सफाई देंगे। लेकिन जब जनगण मन हो गया तो उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ताज्जुब करेंगे, आपको मैं एक सच्चाई बता रहा हूं। मैं इस्तीफा देने जा रहा था तो जो नीचे लिफ्ट है जहां से हम लोग चलते हैं ऊपर, वहां हमको भुक्कल नवाब दिखाई दिए। मुझे नहीं पता था कि भुक्कल नवाब भी इस्तीफा देने वाले हैं। मैं रास्ता बदल करके सीढ़ी से चला गया। 10:30 बजे जब माननीय सभापति आए तो उन्होंने कहा कि रमेश, ये तो भुक्कल नवाब हमारे घर चले गए थे, दे आए। अखिलेश ने मना किया है कि नहीं हम उनको मना लेंगे, अभी एक्सेप्ट मत करिए। वो कागज दिखाए
तो मुझे हंसी आई कि बताइए, मैं जानता तो भूखल नवाब को भी लेके चला आता। फिलहाल मैं वहाँ इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर चल दिया। मैं 5 साल का जो कार्यकाल बचा था, समाजवादी पार्टी ने हमको बनाया था, मैं उस पद को लेकर नहीं आया, उसको मैं वहीं छोड़कर मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूँ, क्या आपको अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा नहीं रह गया? क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे? कुछ ऐसा आपको लगा? देखिए, मुझे किसी पर ऐसा नहीं है कि बहुत भरोसा है और किसी पर अविश्वास है, लेकिन देश में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें मौन रहना अपराध होता है। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आप सच्चाई स्वीकार करिए कि वो माहौल तनावपूर्ण चीन से और हिंदुस्तान का नहीं था, डोभाल नहीं जा रहे थे, दोनों तरफ से सेनाएं नहीं खड़ी थी। ऐसे माहौल में आप बोलेंगे तो लोगों का मन टूटेगा कि नहीं टूटेगा? वो गरीब का बेटा 20 साल का होता है, सीमा पर खड़ा होता है, सीने में गोली खाता है। ये हिलाल नकवी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हिलाल साहब पूछिए। सिंह साहब, देखिए, आपको हम सब लोग राजनीतिक जीवन में बहुत पहले से जानते हैं। एक चीज ने जरूर हैरान किया, आपको नाराजगी थी सापा से, आपने इस्तीफा दिया, एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया, अपने आप में बात जायज थी, लेकिन आपने ये पार्टी के अंदर ना उठा करके मसला, इस्तीफा दे करके आप वहीं रुके रहते तो शायद आज की तारीख देखिए हैरानी क्या है यशवंत जी, अच्छा लगता। आपने जो सवाल सपा को पूछना चाहिए वो उनके दोस्त पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। देखिए नकवी साहब, आप अगर उत्तर प्रदेश को जान रहे हैं तो अब उत्तर प्रदेश में जो हमारे दल हैं उनको सच्चाई बता दीजिएगा तो वो आपसे लड़ाई कर लेंगे, चाहे वो मायावती हो चाहे वो अखिलेश हो। लेकिन ठीक है, फिलहाल हम वैचारिक स्तर पर इन दलों के साथ थे। हम लोगों को सांप्रदायिक दल मानते थे भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ना सांप्रदायिक हम इनको सेकुलर मानते थे, इसलिए इन दलों में हम लोग काम करते रहते थे। लेकिन आज तो लग रहा है कि इन लोगों से बेहतर यही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सबका विकास सबका साथ का नारा तो दे रहे हैं कम से कम। अभी तो चीन मुद्दा था और ईमानदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की देख रही है। देखिए जूही जी कह रहे हैं कि पहले तो आप चीन की बात कर रहे थे, अब आप सबके साथ विकास की बात कर रहे हैं। एक ही दिन में सांप्रदायिकता की बात से अपने को वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे जूही जी ने कुछ पूछा आपसे। मुसलमान की बिना मुसलमान के भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण नहीं खत्म होता था। अब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आप बता दीजिए, जब से नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं तब से वो तो भले अंदर भाई कुछ हो, इसमें चीन लेकिन कहाँ जबान से पर आ नहीं है। गया? यशवंत भाई गौरक्षक वो काम कर रहे हैं, अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब एक्शन का वक्त आ गया है, अब सरकार है तो एक्शन हो रहा है, गौरक्षक वो काम कर रहे हैं, अब उनको जबान की इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। यशवंत भाई इसमें चीन कहाँ से आ गया? अगर इतनी आस्था भाजपा में थी तो आपसे ये उपेक्षा थी कि चंद्रशेखर आपके नेता थे, आप बहादुरी से कहते कि मैं प्रधानमंत्री से प्रभावित हूँ इसलिए मैं भाजपा में जा रहा हूँ। इसमें न अखिलेश यादव ने कब आपके साथ अहंकारी रूप से व्यवहार किया, और एमएलसी तो समाजवादी पार्टी ही बना के भेजती है ना, वो कोई चुना हुआ जनता का नेता नहीं होता है। अगर मेरी बात अन्यथा लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन किसी पर निशाना साधना गलत है। आपको कोई और अच्छा लगता है? यस यशवंत जी प्लीज गो अहेड, बोलिए। जूही जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश की घर की जागीर नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है सर, मेरी भी नहीं है, घर की जागीर है। ऐसा है, ये पार्टी बनी है तो जूही जी का सहयोग है तो जसवंत सिंह का भी सहयोग है, और अखिलेश यादव का सहयोग है तो मुलायम सिंह का भी सहयोग है, आजम खान का भी सहयोग है, सब लोगों से मिलकर बनी है। वो ऐसा नहीं है कि राजा भैया का भी सहयोग है, एमएलसी हो गए, और जो एमएलसी बना के भेजे उसको मैंने वही खत्म त्याग पत्र दे करके उस दल को छोड़ा है। 1 साल बचा था सर, मैं कोई ऋण दे करके उनका नहीं चलाया अभी नहीं। हाँ काफी समय था इनके पास। आपके पास कितना कार्यकाल शेष था? 5 साल में आज के दिन 24 दिन कम हो जाएगा। ऑलराइट, यस। मेरे साथ सलभ मणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सलभ जी देखिए, एक बात तो साबित हो गई कि आप लोग विपक्ष में तोड़फोड़ करके अपने मंत्रियों को एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मंत्री इस बात से डरे हैं कि अगर वो जनता के बीच डायरेक्ट इलेक्शन में जाएंगे तो कहीं उन्हें मुंह की न खानी पड़े।
इसीलिए आप उनको दूसरे दरवाजे से उच्च सदन भेजना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल, वरना ये इस्तीफों का मौसम क्यों? बिल्कुल बेमौसम बारिश क्यों हो रही है? और देखिए बताया तो यशवंत भाई ने बताया कि जिस तरीके से चाइना बता रहे हैं, तो देखिए उनकी बात माननी चाहिए आपको, उनका वो जो कारण बता रहे हैं उस कारण को भी मानना चाहिए। और निश्चित तौर पर देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक भाषण दिया था, वो भाषण शायद आपने सुना होगा। उन्होंने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों में एक फर्क है, उस फर्क को जनता समझ चुकी है, राजनीतिक दलों के लोगों को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा ये कोई नहीं बता सकता, ये लाख टके का सवाल है। लेकिन कांग्रेस में होशियार सोनिया जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा, पत्रकार भी नहीं, इसलिए आप बातों को मेरे घुमा दे रहे हैं। मैंने पूछा यादव जी के बाद जवाब नहीं देखिए कुछ दे रहे हैं। मैंने क्या पूछा था? ये उमेश जी, मैंने इनसे पूछा था कि आपके मंत्री लोग सीधे जनता के बीच जाकर फेस क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको उच्च सदन जाने के लिए पिछले दरवाजे की जरूरत जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। देखिए जिसके नीड क्या है, लेकिन अगर कोई समर्थन दे रहा है, कोई हमारे दरवाजे पे आ रहा है, तो क्या हम उसका तिरस्कार करें, क्या हम उसका अपमान करें? आज भारत के 67% इलाके में भारतीय जनता पार्टी का केसरिया अगर लहरा रहा है तो क्या हम उसको रोकें? क्या ये लोग स्वेच्छा से गए इस्तीफा देने या बीजेपी ने इनको पोच किया है, मतलब स्वीकार किया है? देखिए अब ये नींव ही, ये तो बता रहे हैं कि साहब खुद ही आए थे ये लोग। सत्यता तो ये है कि नींव ही गड़बड़ है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद स्वेच्छा से, उनको पार्टी ने नहीं भेजी है यहाँ, वो खुद ही अपनी पार्टी में तोड़ फोड़ और आगे बढ़ करके विदाउट लाइन आगे आए हैं। तो अभी जो है वो स्थितियाँ वो वही आगे भी काम कर रहे हैं, वही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी काम करा रहे हैं, तो वो इनकी आदत है और उसी हिसाब से अपना कर रहे हैं। इनको चुनाव लड़ने के पब्लिक में जाने की स्थिति इस समय नहीं है। जो हालात उत्तर प्रदेश का है, जो लॉ एंड ऑर्डर की हालात है, जिस तरह से ये पिछली पार्टियों को सत्ता को जो है जंगल राज कहते थे, आज कोई शब्द नहीं रह गया है कि क्या स्थिति बनी है। अगर जाएंगे मार्केट में तब पता चलेगा। अभी कहीं चुनाव हुआ था, छोटा सा चुनाव कोई सदस्यता या किसी चीज़ का है हुआ है, उसमें देखिए तीसरे नंबर पर 1000 और कुछ वोट 82-83 वोट केवल मिला, तीसरे स्थान पर रही है भाजपा। तो स्थिति बहुत खराब है। तो उसके लिए अपना इन्होंने, रामेश्वर पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। रामेश्वर पांडे जी की ये भारतीय जनता पार्टी एमएलसीज का इस्तीफा क्यों करवा रही है दूसरे दलों से? ये खुद डायरेक्ट इलेक्शन फेस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उच्च सदन के रास्ते क्यों एंट्री कर रहे हैं? आप आइए भाई इलेक्शन लड़िए। देखिए ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आप उत्तर प्रदेश का इतिहास याद करें। सरकारें जब होती है, मंत्री तो एक सुरक्षित रास्ता अख्तियार करती है। ये सिर्फ यूपी में नहीं है, आप ये बिहार में भी देखिए या आप दूसरे जगह देखिए। सरकार में आने के बाद पार्टियां सीधे चुनाव में जाने से बचती हैं, भाजपा भी बच रही है जहां तक हो सके। लेकिन दोनों बातें यही भाजपा चुनाव मैदान में जाके और जीत कर आई है, कांग्रेस ने भी यही किया। आप हमेशा जब भी ये बातें हो तो आप एक बार इतिहास की तरफ देखिए। मैं फिर वही कह रहा हूं कि राजनीतिक मुद्दे ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोच किया करेगी, क्योंकि उसका नारा है जी, उसका नारा है कि वो कांग्रेस मुक्त देश करेगी। तो वो साम दाम दंड भेद सब करेंगे, सत्तारूढ़ पार्टी है। सवाल विपक्ष का है कि क्या विपक्ष ने आज जब ये मुद्दा हो गया है, ये सवाल उठाया, आज जिस नीतीश ने कभी कहा था कि वो प्रधानमंत्री, उस नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई हरा पाने की स्थिति में नहीं है। तो आप ये समझिए कि अलग अलग कारणों से तो विपक्ष जब तक मेरे साथ अशोक सिंह जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, लालू यादव की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अशोक सिंह जी, मुझे लगता है कि लालू यादव जिस महागठबंधन का जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश, मायावती, कांग्रेस और अजीत सिंह की पार्टी और भी छोटी मोटी पार्टियों को इकट्ठा करके आप लोग महागठबंधन बनाएंगे, लेकिन बीजेपी की पहली स्ट्राइक में सारी चीज़ें बिखर गई आप लोगों की। अब तो मुझे लगता नहीं कि कोई संभावना या कोई संकेत है कि यहाँ कोई उत्तर प्रदेश में कोई महागठबंधन बन पाएगा। नहीं, निश्चित तौर पर जो 27 की रैली हो रही ब्रजेश जी, वो बिल्कुल महागठबंधन की हो रही है और बड़ी मजबूती के साथ हो। हाँ, इससे सबक मिला है कि नीतीश जी का जैसे चेहरा है, नीतीश जी, कांग्रेस और लालू जी तीनों मिलकर जो गठबंधन किया था, जनता में एक विश्वास था, जो मैंने पहले भी कहा था, उसमें झटका लगा। जनता में एक बड़ा अविश्वास हुआ है कि ऐसा क्यों।
वही बात जैसे अभी चर्चा चल रही, सलभ भाई भी बोल रहे थे, रामेश्वर जी भी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब इतनी बड़ी बहुमत है, साम दाम दंडभेद हर राजनीतिक दल करता है, कर रहा है, आप लोग को तो एक्सपर्टाइज हासिल है, जरूरत क्या थी एमएलसीज के माध्यम से उनको भेजना, चुनाव में जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम चुनाव, हमारे सारे जो मंत्री हैं चुनाव के मैदान में जाएंगे और लड़कर ये आएंगे, हम इतनी मजबूती के साथ हैं, तब ये दूध का दूध पानी का पानी होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहा यह जा रहा है कि 27 तारीख को जो लालू यादव की रैली है, लालू यादव अपने भ्रष्टाचार पर जनता की मुहर लगवाना चाहते हैं और बाकी विपक्ष की। तो लालू पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल पॉलिटिकल पावर इंगेज करने के लिए 27 की रैली में मायावती और अखिलेश का चेहरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि लालू यादव घिर गए हैं, परिवार जेल जाने की कगार पे खड़ा है, तो आप सरकारों को धमकाने के लिए विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं। वो नहीं, कोई धमकाने की बात नहीं है। लालू जी का ये पहले से एजेंडा था, जब ये सब काम नहीं शुरू हुए थे तब उन्होंने 27 अगस्त की रैली की थी, और अखिलेश और मायावती ही नहीं, ममता भी आ रही, 18 पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं जो देश में सोनिया गांधी आएंगी क्या? एकजुटता की, एक मजबूती की ताकत, जनता के साथ खड़े होने की बात हो रही है, कहीं दबाव पे नहीं है किसी भ्रष्टाचार की। सोनिया गांधी भी लालू की रैली में आएंगी? जो गलत किया है उसकी सजा भुगतेंगे। कौन? सोनिया गांधी भी आ रही रैली में? किसको? सोनिया गांधी भी आएंगी क्या रैली में? हाँ, बुलाया गया, उन्होंने सहमति दी है, सहमति दी है। हिलाल नकवी ही बैठे यहाँ से पूछ लेते। देखिए लालू यादव पर जो करप्शन ममता जी ने सहमति दी है, शरद पवार ने दी है, स्टालिन अब ने उस दी पर है। इंडोर्समेंट के लिए कि भाई हम तो एकदम क्लीन चीट हैं, अब उनको जनता की ताकत की जरूरत है, इस्तेमाल आप लोग हो रहे हैं। देखिए नहीं, ये अपने पॉलिटिकल गेन के लिए लालू यादव सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए अखिलेश को बेच लेंगे, मायावती को बेच लेंगे, कांग्रेस बेच लेंगे, लेकिन जनता की ममता बनर्जी को बेचे ले रहे हैं। अरे सावधान हो जाइए। ये बताइए कि लालू जी के ऊपर जिस वक्त ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में फिर राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, और वो लगातार मौजूद रहे हैं, जीत करके इलेक्शन आ रहे हैं, और अब की भी वही लालू यादव जी के साथ जनता खड़ी हुई है। तो इसलिए यह कहना कि वो बाकी लोगों को साथ लेकर के किसी तरह से भ्रष्टाचार पे स्टैंपिंग करवा रहे हैं, तो ये अपने आप में जल्दबाजी में पहुंचा हुआ एक नतीजा है, इसके पीछे सच्चाई नहीं है। जो 27 अगस्त की रैली होनी थी, क्या लालू के करप्शन के साथ है? अब लालू जी के करप्शन के साथ क्या, किसी भी करप्शन के साथ नहीं है, ना वो वसुंधरा राजे सिंधिया के करप्शन के साथ है, ना ही वो शिवराज कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ना ही वो शिवराज क्या जी उनका करप्शन लालू के करप्शन के बराबर है? ना ही वो पंकजा मुंडे के करप्शन के साथ है, ना ही वो ललित मोदी के करप्शन के साथ है, इसका मतलब आप लालू के साथ हैं? के करप्शन के साथ है। हम किसी भी करप्शन के साथ नहीं है। इसलिए यह कहना कि करप्शन के साथ है, इससे ज्यादा बेबुनियाद कोई बात हो नहीं सकती है। राजनाथ सिंह की बात याद आती है कि ये यूपीए नहीं है कि जिस पे चार्ज लगा उसको हटा दिया। कांग्रेस ने जो करके दिखाया है उसके आसपास भारतीय जनता पार्टी करप्शन के नाम पे कुछ नहीं कर रही है। अगर इनके अंदर इतनी ही हैसियत है कि वो करप्शन से लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले वसुंधरा राजे की क्यों नहीं हटाते हैं? व्यापम घोटाले में तो आप लालू से दामन क्यों नहीं छुड़ाते हैं? जो है अगर आप करप्शन, बीजेपी क्या कर रही है, इट्स नॉट ऑफ इशू। आप मुझे बताइए कि आप लालू के साथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या वो इलेक्शन, क्या लालू, आप जांच के मौका दीजिए, इलेक्शन लड़ रहे हैं, जांच का मौका दीजिए। क्या वो इलेक्शन, यही जांच कर रही है? क्या वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या वो किसी पद के लिए लड़ रहे हैं? क्या वो अपनी पार्टी के अंदर किसी प्रकार पर तो एफआईआर है? तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर जो है वो जबरदस्ती खींच के बनाई गई है, जब लगातार ये सवाल होने लग गया कि तेजस्वी ने कौन सा भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने एनओसी दे दी। आज तक की कोई भी चार्जशीट नई बात नहीं है। एनओसी दे दी। लालू का करप्शन इनके लिए करप्शन नहीं है। नई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे लिए सारे करप्शन एनओसी दे रहे हैं। देखिए कांग्रेस इस हद पर अगर पहुंची है, इसी तरह के कृत्यों से पहुंची है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार का साथ दिया। व्यापक घोटाले के बारे में क्या कहेंगे? बात कही है घोटाले के बारे में क्या कहेंगे? आज जो नीतीश जी ने बात कही है कि 2019 में कोई मुकाबला नहीं है, तो ये नीतीश जी को गाली दे रहे हैं। अरे आपके एक सहयोगी हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, तो आप उमर अब्दुल्ला को भी गाली दीजिए ना। कांग्रेस साफ हो चुकी है और ये देश चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त, ये अहंकार 2019 में और देश पूरी उसी तरह तरह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचारियों का साथ दिया है। जिस तरीके से लालू यादव के पीछे खड़े हैं ये तेजस्वी, लालू के करप्शन को इंडोर्स कर रहे हैं। लालू के करप्शन को इंडोर्स कर रहे हैं। इंडोर्स कर रहे हैं। ये लालू यादव आप मोदी के पीछे खड़े, तेजस्वी आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं
भ्रष्टाचारियों के साथ जो एक लोकपाल ना बना सके, कांग्रेस की है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो एक लोकपाल की नियुक्ति अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा होता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के किसी कंधे पर प्रकार का आरोप भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव जैसे नेता के कंधे पर राजनीति नहीं कर रहे होते। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी पर भरोसा नहीं आपकी अपनी राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई। यहाँ आप अखिलेश के कंधे पे बैठे हैं, बिहार में वहाँ तेजस्वी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में सबके गलत कामों को आप इंडोर्स करते चल रहे हैं। किसी के गलत काम को कोई इंडोर्स नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी कितनों के कंधे पे बैठी है, छोटी पार्टियों के कंधों पे बैठी है। दूसरों को मौका दें प्लीज। ऑलराइट, नहीं देखिए, दूसरों को मौका दें। नहीं आप बोल चुके, आपका टाइम हुआ। अनिल दुबे, अनिल दुबे देखिए आपका टाइम लूट रही है कांग्रेस। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं कांग्रेस पार्टी को, इनको हर क्षेत्र में चेहरा चाहिए। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की ये सियासी हैसियत नहीं है, वो चाहिए। जितने वो लोग किसी प्रकार के चार्जेस में उनके राहुल गांधी कोई सियासी हैसियत नहीं है और इसीलिए उत्तर प्रदेश चाहिए। बिहार चाहे वो नया पॉइंट उठाया, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ चेहरा हो, जितने भ्रष्टाचारी है कांग्रेस आखिरी उमर अब्दुल्ला चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। ये राहुल गांधी के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। इनको उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नाम पर वोट मांगना पड़ता है, बिहार में तेजस्वी के नाम पर वोट मांगना पड़ता है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा अनिल दुबे प्लीज 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 नकवी साहब प्लीज। खत्म हो गया। यस अनिल दुबे, अनिल दुबे देखिए ध्यान दिलाना है मुझे। हाँ सर लालू को बचाने के लिए एक प्रस्ताव था, वो पूरे दस्तावेज को राहुल गांधी ने फाड़ के फेंका था। हाँ, और आज वही राहुल गांधी लालू यादव की उसी करप्शन को इंडोर्स कर रहे हैं। राहुल गांधी मैं तो कहता हूं कि जब तक जांच न हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी न हो जाए, विपक्ष को जाना नहीं चाहिए ऐसी रैली में जो भ्रष्टाचार के लिए स्टैंपिंग कराने चाहते हैं। कागज जलवाने का रिकॉर्ड पुराना है इनका। प्लीज अनिल दुबे, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में पोचिंग कर रही है, शिकार कर रही है विपक्ष का? देख ये बिल्कुल विपक्ष आप तो तैयार बैठे होंगे, कोई आए ले जाए। विपक्ष के लोग जो गए, कोई आए ले जाए। अब ब्रजेश जी आप ये कहते हो कि कोई आवे ले जाए। हम तो किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने संघर्ष करना शुरू किया तो राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों के लिए संघर्ष शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है, आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव में नहीं जाना चाहती है। किस तरह की राजनीति करते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। जो लोग 5 स्टार होटलों में बैठकर, बंगलों में बैठकर, घरों में बैठकर राजनीति करते हो, उनको किसानों की राजनीति कहने का कोई हक नहीं है। अजीत सिंह किस तरह की राजनीति देश में करते हैं हर कोई जानता है। अभी विधानसभा में 11 तारीख को प्रदर्शन हुआ। अजीत सिंह और नीतीश कुमार को लोग जान चुके हैं, दोनों की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो किसानों के बीच में हमारी कौन से किसानों के बीच जाते हैं? वो आगे दिखाई पड़ेगा। कभी दिखे हैं? पिछले 6 महीनों से अजीत सिंह दिखाई नहीं दिए। नहीं बिल्कुल कहीं दिखाई दिए? गन्ना किसानों की किसी समस्या में अजीत सिंह दिखे हैं कभी? नहीं बताइए किसी को दिखे? यहाँ इतने एमिनेंट लोग बैठे हुए, किसी को दिखे क्या? ब्रजेश जी किसानों के लिए आप तो तैयार बैठे, कोई आए आपका सौदा कर ले, लड़ते रहेंगे। आपका सौदा कर ले, कोई आप इस ताक में बैठे रहते हैं। नहीं सौदा हम लोग काहे का करते हैं? हमारे लिए किसान मजदूर का हित है। किसान मजदूर के लिए हम कोई भी सौदा कर लेंगे। आपको अपनी पार्टी बचाने की जरूरत है क्योंकि इनका शिकार आपके यहाँ कुछ ज्यादा है। नहीं हम किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए हम लड़ते हैं। किसका? भाजपा का शिकार? हाँ, भाजपा आपके यहाँ और शिकार की तैयारी में है। भाजपा ऐसी पार्टी है, वो उतनी सीटें लेगी जितनी उनको आवश्यकता है। अपने मंत्रियों को उनको बिना चुनाव लड़े इलेक्शन पहुंचाना है। मैंने सुना है कि अखिलेश यादव सारे नेताओं से अचानक बातचीत करने लगे हैं, मिलने लगे हैं, सबको मिलने के समय में भी देने लगे हैं। वो हमेशा मिलते थे। ये एक भ्रांति है ब्रजेश जी जो छोड़ के जाता है। कोई कहता है कि मुझे घुटन हो रही है, कोई कहता है सम्मान नहीं मिलता। और MLC इससे बड़ा क्या सम्मान होगा? मैं यस उमेश जी आपको अपनी पार्टी बचाने की जरूरत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगला मजबूत निशाना बहन जी है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गए हैं वो पछता रहे हैं, जो गए हैं वो पछता रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कल भी ज्वाइन किए, आज भी ज्वाइन किए, पूर्व सांसद ज्वाइन किए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहाँ एकदम। जाने दीजिए। जी जैसे अखिलेश जी ने कहा कि जिसको जाना हो चला जाए। जो नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं कहती हैं वो ऐसा कभी नहीं कहती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत सिंह जी, अशोक सिंह जी बहुत धन्यवाद, रामेश्वर पांडे जी, अनिल दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, अफजल अब्बास साहब, वीरेंद्र सिंह बहुत शुक्रिया, जूही सिंह जी, हिलाल नकी, सलम मणि त्रिपाठी और उमेद सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका, और विशेष तौर पर आप सबका धन्यवाद बड़े सब्र के साथ हमारे 10 गेस्ट की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए, एक विचार तय करने के लिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भगवाकरण की जो राजनीति है, नेताओं को भविष्य उसी में दिखता है। जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है दरअसल भविष्य भी वहीं दिखता है। और इस समय आजकल
विधानसभा मार्ग में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बड़ी हलचल है, बाकी जगह बड़ा स्यापा छाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।